हेलो सीए स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन का लास्ट लॉ का चैप्टर, जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है। नेगोशिएबल का सिंपल लैंग्वेज में मतलब है कि ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट है, ये इजीली ट्रांसफरेबल है। यानी किसी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को मैं ये ट्रांसफर कर सकता हूँ। प्लस इस डॉक्यूमेंट की वैल्यू होती है, यानी हम इसको रुपीज में वैल्यू कर सकते हैं। तो हुआ क्या, जब मनी का एवोल्यूशन चालू था तो कॉइन्स से करेंसी में कन्वर्जन हुआ, जो हमारे पेपर करेंसी थे, और पेपर करेंसी से चेक्स जैसे एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स आना शुरू हो गए। कॉइन्स कैरी करने के लिए इजी नहीं थे, तो इसलिए करेंसी को लाया गया था। और बड़े वैल्यूज के लिए करेंसी भी इजी नहीं थी, तो बड़े वैल्यूज के लिए चेक्स का यूज और आसान हो गया। सेफ्टी वाइज भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन था। फिर इसको रेगुलेट करने के लिए 1881 में एक कानून आया जिसका नाम था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। अब ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को गवर्न करता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तीन चीजों को कवर करते हैं। पहले, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दूसरे, प्रॉमिसरी नोट्स। और तीसरा, चेक्स। ये मेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है जो हमारे इस एक्ट में कवर होते हैं। The law relating to Negotiable Instrument Act is the law of the commercial world, which has enacted to facilitate the activities in trade and commerce, making the provision for giving the sanctity to the instruments of credit which could be deemed to be convertible into money. सिंपल लैंग्वेज में, आप खुद एक पेपर के टुकड़े पे अपना अमाउंट लिख कर उसको उस वैल्यू का पेपर बना सकते हो। ये पावर देता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसी वजह से हम चेक 10,000 का भी बना सकते हैं, 1 लाख का भी बना सकते हैं, 1 करोड़ का भी बना सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेड एंड कॉमर्स वेर लाइकली टू adversely be affected, as it was not practicable for the trading community to carry bulk in the currency in force। तो होता क्या है कि अगर आपको 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो इतने सारे करेंसी नोट लेके जाने के बजाय आप क्या कर सकते हो, एक चेक लेके जा सकते हो और वो बैंक आपके बिहाफ पे पेमेंट कर देगी। आपको सेफ्टी का रिस्क नहीं रहता इसमें। ठीक है। The law relating to Negotiable Instrument Act is contained in Negotiable Instruments Act 1881। ये मेन पैराग्राफ है इसका, इंट्रोडक्टरी है। पहले इसे हुंडी कहते थे, अब इसे कॉमनली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रिसेंटली अमेंड भी हुआ है 2002 में, 2015 में और 2018 में भी। इसके वजह से डिजिटलाइजेशन भी इसके अंदर आया है। तो आ जाइए समझते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते क्या है। जैसा मैंने बताया, इसके अंदर तीन चीजें आती है, प्रॉमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, विच मींस फ्रीली ट्रांसफरेबल, जो आसानी से ट्रांसफर हो सके, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय मियर डिलीवरी और बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। इसका मतलब है कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो तरीके से ट्रांसफर हो सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये चार्ट बनाइए मेरे साथ। इट कैन बी ट्रांसफर्ड इन टू वेज। ट्रांसफर्ड मतलब ही नेगोशिएटेड इन टू वेज। कैसे? एक है इसका डिलीवरी, दूसरा है endorsement and delivery। Section 13 of the Act provides that there are three kinds of negotiable instruments: bill of exchange, promissory note, and checks. It is noted that hundis, treasury bills, bearer debentures, railway receipts,
delivery orders, bill of lading are also considered negotiable instrument either by the mercantile custom or by usage. इन सभी चीजों को भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे ही माना जाता है क्योंकि इनकी वैल्यूज होती है। तो सिंपल लैंग्वेज में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्या चीज? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको पेमेंट करने के लिए आसानी करता है। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट या तो पेमेंट डिलीवरी के थ्रू करेगा या फिर एंडोर्समेंट के थ्रू, प्लस ये हो सकता है कि एक प्रॉमिस दे या फिर एक ऑर्डर दे। तो आ जाइए देखते हैं। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू ऑर्डर व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड एज सो पेबल। अगर मैं किसी का नाम लिख दूं तो उसी पर्सन को वो पेमेंट जाएगा, लेकिन हो सकता है इट कैन बी पेबल टू द बेयरर, यानी जिसके हाथ में वो डॉक्यूमेंट है वो उससे पेमेंट कलेक्ट कर सकता है। When it is expressed to be payable to a specified person and does not contain the words prohibiting its transfer, तो हम बोलेंगे instrument is payable to order. And when the negotiable instrument is payable to bearer, it is expressed to be payable to bearer. मतलब क्लियर कट लिखा होगा उस पे कि बेरर, बेरर यानी वो पर्सन जिसके भी हाथ में वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, डायरेक्ट उसको पेमेंट कर दिया जाए। When the only or last endorsement on the instrument is blank, मतलब आपने नाम नहीं लिखा है, जिसको हम कॉमनली ब्लैंक चेक बोलते हैं, तो वो बेयरर को पेबल बन जाता है। जिसके हाथ में वो चेक आएगा लास्ट में, वो जाके बैंक से पेमेंट कलेक्ट कर सकता है। A check made payable to a specified person and that check is endorsed by signing at the back by that specified person. तो तुम एक ऑर्डर चेक को भी बेयरर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमेशा राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट वाला टाइटल चाहिए उसको। इट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कितनी बार भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जा सकता है। एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन अनकंडीशनल प्रॉमिस और एन ऑर्डर, मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को या तो प्रॉमिस कर रहा हो या फिर ऑर्डर दे रहा हो पेमेंट करने के लिए। द प्रॉमिस और ऑर्डर मस्ट बी ऑफ मनी ओनली, पैसों का ही पेमेंट होना चाहिए, गुड्स का नहीं। द सम पेबल, द टाइम ऑफ पेमेंट मस्ट बी सर्टन, सर्टेनिटी चाहिए, यानी कितने दिन में पेमेंट होने वाला है ये प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। द इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड, जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपरली डिलीवर होना चाहिए, यानी सामने वाले पर्सन को मिलेगा तभी माना जाएगा कि पेमेंट हो चुका है। Mere drawing of instrument does not create a liability, यानी अगर मैं सिर्फ एक चेक बना दूं, जब तक मैं सामने वाले को देता नहीं हूं तब तक लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती। जिस मोमेंट पे सामने वाले को वो चेक मिल जाएगा वहां से लाइबिलिटी क्रिएट होगी। एक एक से चलते हैं हम इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को समझने के लिए। सबसे पहला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है प्रॉमिसरी नोट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, a promissory note is an instrument in writing, not being a bank note or currency note. Promissory note एक पर्सन दूसरे पर्सन को पेमेंट करने के लिए बना सकता है, ठीक है, बट ये करेंसी नोट नहीं हो सकता। उसने खुद बनाया वाला नोट को ही हम प्रॉमिसरी नोट बोलेंगे। आरबीआई वाले हमारे 100-500 के नोट को हम प्रॉमिसरी नोट नहीं बोलेंगे। कंटेनिंग एंड अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग का मतलब है प्रॉमिस। तो एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है कि मैं आपको पेमेंट दे दूंगा सर्टन अमाउंट का, कुछ दिन के बाद में 3 मंथ्स के बाद सपोज 10,000 का पेमेंट दे दूंगा, ऐसा मिस्टर ए मिस्टर बी को बोलता है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसको हम बोलेंगे प्रॉमिसरी नोट। इट शुड बी साइंड बाय द मेकर, जो पर्सन वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना रहा है यानी प्रॉमिसरी नोट बना रहा है उसकी साइन चाहिए। तो अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को प्रॉमिस कर रहा है तो इस केस में यहाँ पे मिस्टर ए की साइन चाहिए। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, कितना पे करेगा वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए, जैसे इस केस में 10,000 है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट।
या तो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को पेमेंट किया जाएगा, सपोज जैसे मिस्टर बी को, या फिर उसके ऑर्डर को, यानी हो सकता है बी बोले कि मेरे एम्प्लॉय मिस्टर सी को दे दो आप, या मेरे क्रेडिटर मिस्टर सी को दे दो आप, उसको चला जाएगा। या फिर बेरर को भी जा सकता है, यानी मिस्टर बी बोल सकता है तुम एक काम करो, नाम मत लिखो, मैं जिसको देना चाहूंगा दे दूंगा और वो पैसा तुमसे कलेक्ट कर लेगा 3 मंथ्स के बाद में 10,000। तो ये हो सकता है कि बेरर को भी मिल जाए। यानी प्रोमिसरी नोट 3 लोगों को दे सकते हो, ओनली टू और टू द ऑर्डर और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये एक स्पेसिमेन है प्रोमिसरी नोट का। यहाँ आप देख सकते हो कि कितने रुपीज है, 10,000। ठीक है, ये कहाँ बना है नोट, तो ये लखनऊ में बना है, 10 अप्रैल 2022 ये इसकी डेट ऑफ ड्राइंग है, डेट ऑफ ड्राइंग। ठीक है, एंड यहाँ पे साइन है मिस्टर राम की, तो मिस्टर राम इस केस में मेकर है इस प्रोमिसरी नोट के। प्रोमिसरी नोट में दो ही पार्टीज होते हैं, एक मेकर और एक पे, यानी जिसको ये पेमेंट होने वाला है। जैसे इस केस में श्री रमेश, ग्रीन पार्क मुंबई, यहाँ पे ये श्री रमेश ही पेई है। आप ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक को इग्नोर करो, ये मेकर नहीं है, श्री रमेश ही यहाँ पे पेई है। यहाँ पे आप वापस कंफर्म भी कर सकते हो कि श्री रमेश ही पेई है इस केस में। जो पर्सन यहाँ पे साइन करता है वो मेकर होता है, और जिसको ये प्रोमिसरी नोट दिया जाता है वो पेई होता है। यानी देयर आर टू पार्टीज टू प्रोमिसरी नोट्स। मेरे साथ नोट्स लिखिए, मेकर और पेई दो ही लोग होते हैं इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट। द पर्सन who promises to make payment is called maker in case of promissory. And the person to whom payment is to be made is called pay. ठीक है, यानी प्रोमिसरी नोट में दो ही पार्टीज होती है, या तो एक मेकर होगा या फिर पेई होगा। अगर मिस्टर ए है, ये प्रॉमिस कर रहा है मिस्टर बी को कि मैं पेमेंट कर दूंगा, तो इस केस में मिस्टर ए मेकर हो जाएगा और मिस्टर बी पेई हो जाएंगे। मिस्टर ए ये डॉक्यूमेंट बना के, यानी प्रोमिसरी नोट बना के ट्रांसफर कर देगा मिस्टर बी को। यहाँ पे साइन होगा मिस्टर ए का, क्योंकि वो प्रॉमिस कर रहा है। अमाउंट भी लिखा होगा, कितने अमाउंट का पेमेंट है, मान लो 10,000 का, और कितने मंथ्स में पे होने वाला है वो भी लिखा होगा। द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस इज कॉल्ड मेकर, he must be the debtor and he must sign the instrument. Similarly, the person to whom the amount is to be paid is called payee. ठीक है, यहाँ पे ड्रॉवर ड्रॉवी का भी कंसेप्ट है। मेकर को इस केस में ड्रॉवर भी बोलते हैं और पेई को इस केस में ड्रॉवी भी बोलते हैं। जनरली मेकर एक कस्टमर होता है जिसने उधार पे कुछ सामान दिया होगा, तभी उसको पैसे देने, और ड्रॉवी जो है यानी पेई जो है जिसको पेमेंट मिल रहा है वो जनरली सप्लायर या क्रेडिटर होता है। ठीक है, इसके भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में जो होने हैं। सबसे पहला, राइटिंग में होना चाहिए, ओरल प्रॉमिस इज नॉट सफिशिएंट, देयर मस्ट बी एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे। यहाँ पे आईसीआई क्वेश्चन भी पूछता है, mere acknowledgement of debt is not a promise। क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि मैं आपको पेमेंट दूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। ठीक है, आई ओव यू 10,000 rupees is not a promise। If I say that I promise to pay you 10,000, this is a promise। यहाँ देखो क्या बोलता है,
एग्जाम्पल 1, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है, ये एक वैलिड प्रोमिसरी नोट है क्योंकि ये पे करने का प्रॉमिस कर रहा है। ठीक है, और ये ऑन डिमांड प्रोमिसरी नोट है। लेकिन अगर ये मिस्टर बी बोलता है, मिस्टर बी आई ओव यू 1000, यहाँ उसने सिर्फ ये एक्नॉलेज किया कि भाई मैंने तेरे को 1000 रुपए देने के, क्या उसने कोई प्रॉमिस किया कि मैं इतने दिन में पेमेंट कर दूंगा? नहीं। तो इसको हम वैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं बोल सकते। As there is no promise to pay, it is just an acknowledgement of debt, therefore it is not a valid promissory note. और एक चीज, द प्रॉमिस शुड बी डेफिनिट एंड अनकंडीशनल। आप कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकते उस पर। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मैच है, अगर इंडिया जीत गए तो मैं आपको पेमेंट दे दूंगा। ये तो कोई कंडीशन होगी। तो ये कंडीशंस अगर आप डालते हो तो ऐसे प्रोमिसरी नोट्स को वैलिड नहीं माना जाएगा। इट शुड बी अनकंडीशनल। Therefore, instruments payable on performance or non-performance of a particular act or happening or non-happening of an event are not promissory note. However, the promise may be subject to conditions which, according to ordinary experience of mankind, is bound to happen. Example देखते हैं तो और क्लियर होगा। I promise to pay Mr. B 500 rupees 7 days after my marriage with C. यहाँ पे उसने एक कंडीशन डाल दी, मैं 500 रुपए दूंगा बोल रहा है वो टू मिस्टर बी, लेकिन कब? जब उसकी शादी हो जाए सी के साथ। अब उसकी क्या गारंटी कि इसकी शादी होगी या नहीं होगी? तो ये जो कंडीशन है, ये इस प्रोमिसरी नोट को इनवैलिड बना देगा। दिस प्रोमिसरी नोट इज इनवैलिड बिकॉज मैरिज विद सी मे और मे नॉट हैपन। ये हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। तो ऐसे वाले प्रोमिसरी नोट इनवैलिड हो जाएंगे। आई प्रॉमिस टू पे बी 500 ऑन डीज डेथ। अब ये कंडीशन वैलिड है या नहीं बताओ? द डेथ ऑफ डी इज सर्टन। जो इस दुनिया में आया है वो कभी ना कभी तो जाएगा। तो डेथ सर्टन है। जिस टाइम पे डी की डेथ हो जाएगी उस टाइम पे पेमेंट हो जाएगा। ऐसा प्रोमिसरी नोट वैलिड प्रोमिसरी नोट माना जाएगा। ठीक है, आई प्रॉमिस टू पे बी 500 रुपीज ऑन डीज डेथ प्रोवाइडेड दैट डी लीव्स मी इनफ टू पे दैट सम। अब ये वाला कंडीशन थोड़ा अलग है। डी की डेथ पे 500 रुपए पे करेगा बोल रहा है, लेकिन कब? जब डी ने उसके इनहेरिटेंस में मुझे उतना पैसा इनफ दे दिया कि मैं पेमेंट कर पाऊं। तो क्या गारंटी कि डी उसको पैसे देगा या नहीं देगा? डेथ इनएविटेबल है, डेथ सर्टन है, लेकिन पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसके डेथ पे ये सर्टन नहीं है। तो ऐसा प्रोमिसरी नोट इनवैलिड माना जाएगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि सर्टन होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन नहीं होनी चाहिए ऐसी जो किसी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंडेंट हो। द प्रोमिसरी नोट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर। जैसा मैंने बताया साइन कंपलसरी है, अदरवाइज इट इज इनकम्प्लीट एंड इनइफेक्टिव। द प्रॉमिस टू पे मनी ओनली। प्रोमिसरी नोट में सिर्फ पैसे देने का वादा कर सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज देने का वादा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आई प्रॉमिस टू पे 500 रुपीज एंड टू डिलीवर माई ब्लैक हॉर्स। यहाँ पे हॉर्स देने का वादा कर रहा है, ये प्रोमिसरी नोट का पार्ट नहीं हो सकता। इट इज नॉट अ वैलिड प्रोमिसरी नोट। यहाँ पे सिर्फ पैसों की बात अगर होगी तो ही प्रोमिसरी नोट माना जाएगा। अगर किसी चीज का डील कर रहे हो तो देन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, नॉट अ प्रोमिसरी नोट। प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम। जो अमाउंट आप प्रोमिसरी नोट पे लिख रहे हो वो सर्टन होना चाहिए। आई प्रॉमिस टू पे 500 रुपीज एंड ऑल अदर सम विच आर ड्यू टू हिम। ये कोई सर्टन नहीं है ना, कितना ड्यू है उसने बताया नहीं। अगर बताया नहीं है तो अनसर्टन है, और अनसर्टन प्रोमिसरी नोट इनवैलिड माना जाएगा। Similarly, sometimes the language of the promissory note is such that the amount payable can easily be ascertained. In such case, the promissory note is valid. हाँ, अगर आप इस तरीके से लिखो कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू काउंट कर सको तो वो वैलिड होगा। देखो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, 500 रुपीज अलॉन्ग विद 12% इंटरेस्ट। अगर ऐसा लिखता है तो फिर वैलिड नोट है, क्योंकि 500 रुपीज प्लस उस पर एक साल बाद 12% यानी 60 रुपीज ऐड करके
आपको 560 पे करना है, ये मैं काउंट कर सकता हूँ, तो ये वाला प्रॉमिसरी नोट वैलिड माना जाएगा। द मेकर एंड पेई मस्ट बी सर्टेन डेफिनिट पर्सन, मतलब जिसका नाम मेकर में है, कौन पैसे देने वाला है वो क्लियर होना चाहिए, और किसको पैसे मिलने वाले वो भी क्लियर होना चाहिए। अ प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू द बेयरर, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर को भी पेबल हो सकता है, बेयरर को भी पेबल हो सकता है, लेकिन आरबीआई ने ये चीज क्लियर कर दी है कि प्रॉमिसरी नोट आप बेयरर को पेबल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? अगर मैं बेरर को पेबल बना दूंगा तो लोग अपने खुद के करेंसी नोट छापना शुरू कर देंगे जो ट्रस्ट पे बेस्ड होंगे। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और आरबीआई के पास ही पावर है बेरर वाले नोट्स प्रिंट करने के। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपके जो करेंसी नोट्स होते हैं उसके अंदर लिखा हुआ होता है आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ रुपीज दिस मच। तो मान लो अगर एक 500 रुपए का नोट है तो इसके अंदर क्लियरली मेंशन्ड होता है आपके पास, यहाँ पे, आई होप ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये जो आपके पास छोटा सा पोर्शन है, आप आपकी करेंसी नोट निकाल के देख सकते हो, वहां पे क्लियरली मेंशन्ड होगा आरबीआई गवर्नर के थ्रू कि ही प्रॉमिसेस टू पे यू अ सम ऑफ रुपीज 500 टू द बेयरर। ठीक है, वो हर बेयरर को, तो आरबीआई गवर्नर प्रॉमिस कर रहा है कि वो बेयरर को इतना अमाउंट पे करेंगे, उनको अलाउड है, आपको नहीं। सेंट्रल बैंक्स भी कुछ करेंसीज इशू कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 रुपए का नोट आपका जो होता है वो सेंट्रल बैंक इशू कर, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ करेंसीज इशू कर सकती है, जैसे जब सेंट्रल बैंक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स भी कुछ करेंसीज इशू कर सकती है, जैसे आपका 1 रुपए का जो नोट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, ना कि आरबीआई। दे कैन मेक इट पेबल टू दी बेयरर बट a normal person cannot make bearer promissory notes. स्टैंपिंग भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन स्टैम्प एक्ट एंड सच स्टैम्प मस्ट बी ड्यूली कैंसल्ड बाय मेकर सिग्नेचर एंड इनिशियल्स ऑन सच स्टैम्प और अदरवाइज, मतलब जो स्टैम्प आप उसके ऊपर अफिक्स करोगे उसके ऊपर आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये आपने 12th के सिलेबस में बहुत अच्छे से देखा होगा। पहले हम इसको सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। मान लो अगर मिस्टर ए है, इसने कुछ गुड्स सेल किए मिस्टर बी को। अब प्रॉब्लम ये है कि मिस्टर बी ये गुड्स क्रेडिट पे लेके गया, तो ए जो था ये इसका क्रेडिटर था, बी जो है ये इसका डेटर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिस्क ये है कि जो डेटर है वो शायद बैड डेट करते, इसलिए मिस्टर ए एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसका नाम होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें मिस्टर ए ऑर्डर देगा मिस्टर बी को कि वो गुड्स का पेमेंट करे। फॉर एग्जाम्पल ये जो गुड्स उसने सेल किए थे ये मान लो रुपीज 50,000 के थे, तो वो लिख देगा कि 50,000 का पेमेंट मिस्टर बी को करना है 3 मंथ्स के अंदर या 4 मंथ्स या 90 डेज, वो यहाँ पे मेंशन करेगा और खुद के सिग्नेचर यहाँ पे कर देगा मिस्टर ए के। फिर ये डॉक्यूमेंट जाएगा मिस्टर बी के पास। जब ये डॉक्यूमेंट मिस्टर ए ने बनाया तो मिस्टर ए इस डॉक्यूमेंट का ड्रॉवर बन गया और मिस्टर बी इसका ड्रॉवी बन गया। अब मिस्टर बी ये डॉक्यूमेंट रीड करेगा, उसको ये डॉक्यूमेंट सही लगा कि हाँ मैंने गुड्स खरीदे 50,000 के, इसको मेरे को पेमेंट देना है 3 मंथ्स के अंदर, तो वो इस डॉक्यूमेंट को साइन करके वापस रिटर्न कर देगा। साइन करना मतलब ही एक्सेप्ट करना, वो इसे एक्सेप्ट कर लेगा और रिटर्न कर देगा मिस्टर ए को। ठीक है, तो इस केस में मिस्टर ए जो है वो ड्रॉवर है, मिस्टर बी जो है वो ड्रॉवी है। अब जो पेमेंट होने वाला है वो मिस्टर ए को भी हो सकता है या किसी थर्ड पर्सन को भी हो सकता है। तो जिस पर्सन को पेमेंट होने वाला है वो है
पार्टी नंबर 3, देखो यहाँ पे पार्टी नंबर 1 ड्रॉवर है, पार्टी नंबर 2 ड्रॉवी है, और पार्टी नंबर 3 हो सकता है पे। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में 3 पार्टीज हो सकते हैं। कौन सी 3 पार्टीज? पहले तो या तो ड्रॉवर होगा, ड्रॉवी और पे, 3 पार्टीज यहाँ पे मुझे देखने मिल रहे हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज अब 50,000 रुपए के वैल्यू का हो गया। अब ये जो मिस्टर ए है, इससे मल्टीपल चीजें कर सकता है। क्या चीजें कर सकता है? पहला तो ये इस डॉक्यूमेंट को रिटेन करके रख सकता है 3 महीने तक, और 3 महीने बाद मिस्टर बी से पैसे कलेक्ट कर सकता है। सेकेंड चीज, ये इस बिल को डिस्काउंट करवा सकता है, यानी बैंक के पास जाके इससे इमीडिएटली पेमेंट ले सकता है। थर्ड, ये इस डॉक्यूमेंट को एंडोर्स कर सकता है, यानी ट्रांसफर कर सकता है किसी थर्ड पर्सन को, क्रेडिटर को, ताकि ये पेमेंट कर पाए 50,000 का विदाउट पेइंग कैश। ये डॉक्यूमेंट ही उसकी वैल्यू कैश की जितनी दिखाएगा। और लास्ट, ये सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन भी हो सकता है। ये बैंक के पास भेजा जा सकता है कलेक्शन करने के लिए, यानी 3 महीने बाद बैंक कलेक्ट करके दे देगी आपको। तो इस बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ ड्रॉवर 4 चीजें कर सकता है: रिटेनिंग, डिस्काउंटिंग, एंडोर्सिंग और सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये डिटेल में हमने 12th के अंदर देखा है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स क्या है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order or to the bearer of this instrument। यहाँ पे भी सिमिलर कंडीशंस आ रही है जो हमारे पास प्रोमिसरी नोट्स में थी, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि प्रोमिसरी नोट में प्रॉमिस था, यहाँ पे ऑर्डर है। ऑर्डर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी दिख रहा है मुझे, ना कि प्रॉमिस। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो सेलर है वो ऑर्डर करेगा पैसे दे। जो प्रोमिसरी नोट था उसके अंदर जो बायर था वो प्रॉमिस कर रहा था मैं पैसे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है। बिल ऑफ एक्सचेंज में जनरली हेडिंग में यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा हुआ होता है। ठीक है, जो पर्सन इस बिल को ड्रॉ कर रहा है यानी ड्रॉवर, उसका नाम यहाँ पे टॉप राइट में रहेगा, उसका एड्रेस लिखा हुआ होगा, यहाँ पे डेट ऑफ बिल रहेगा, फिर यहाँ पे सम ऑफ मनी रहेगा। इसके ही पास जनरली स्टैंप भी होता है, स्टैंप लगाया हुआ होता है यहाँ पे। ठीक है, इंडियन स्टैंप एक्ट के हिसाब से। फिर यहाँ लिखा हुआ होता है 4 months आफ्टर डेट पे टू मिस्टर बी अ सम ऑफ ₹10,000 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ये लिखना जरूरी है, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। कितने दिन में पे कर रहा है वो भी लिखा है इसमें प्रॉपरली। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि वो 4 months में पे करेगा। ठीक है, किसको पे करेगा? मिस्टर बी को। ठीक है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, देखो मिस्टर ए ड्रॉवर है, मिस्टर बी को पेमेंट हो रहा है तो वो पे ही है, और ड्रॉवी किसको बोला जा रहा है? मिस्टर सी को। तो यहाँ क्या हो रहा है, 3 लोग हैं। ए ने बी को ऑर्डर किया, ए ने, यहाँ पे मिस्टर ए ने मिस्टर सी को ऑर्डर किया है कि पेमेंट दो, किसको? मिस्टर बी। तो यहाँ पे ए हो गया ड्रॉवर, सी हो गया ड्रॉवी। ठीक है, एंड पेमेंट जा रहा है बी को, तो बी हो गया पी। ऑर्डर दिया है ए ने, पेमेंट करेगा सी, पेमेंट मिलेगा बी को। तो यहाँ पे मिस्टर ए ड्रॉवर, मिस्टर बी पे और मिस्टर सी ड्रॉवी रहेगी। यहाँ पे मिस्टर सी का भी एड्रेस है, यानी ड्रॉवी का एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे दोनों के सिग्नेचर्स चाहिए। मिस्टर ए तो सिग्नेचर करेगा ही, वो ड्रॉवर है, बट साथ साथ में जब ये बिल एक्सेप्ट होगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा एक्सेप्टेड। ठीक है, और यहाँ पे एक और सिग्नेचर आने वाली है, मिस्टर सी। ये जिस डेट पे इसे एक्सेप्ट करते हैं उसे बोला जाता है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज में 2 डेट्स होते हैं, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस।
तीन पार्टीज कौन से थे? ड्रॉवर यानी जो बिल बनाता है, ही इज द मेकर ऑफ द बिल। ड्रॉवी यानी जिसके ऊपर बिल बना गया है, यानी वो पेमेंट करेगा। द पर्सन हु इज डायरेक्टेड बाय द ड्रॉवर टू पे, ड्रॉवी, ही इज द पर्सन on whom the bill is drawn. On acceptance of the bill, he is also called acceptor and is liable for the payment of this bill. His liability is primary and unconditional. उसके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, ड्रॉवी को पेमेंट करना पड़ेगा ड्यू डेट पे। The person named in the instrument to whom the money is directed to be paid is called payee. जिसको पैसे मिलने वाले हैं वो payee, सिंपल। अब आ जाओ समझते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहला, राइटिंग में होना चाहिए। देयर मस्ट बी एन ऑर्डर टू पे, ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, ड्रॉवर मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेइंग मस्ट बी सर्टन एंड ऑल द थ्री पार्टीज मे नॉट बी नेसेसरीली थ्री डिफरेंट पर्सन। हो सकता है कि ड्रॉवर और पेई सेम पर्सन हो, बट देयर मस्ट बी एटलीस्ट two distinct person in this case. As per section 31 of RBI Act, a bill of exchange cannot be made payable to bearer on demand. बेरर को पेबल हो सकता है, पर बेरर को ऑन डिमांड पेबल नहीं हो सकता। कुछ मंथ्स के बाद पेबल तुम बना सकते हो बेरर को, लेकिन ऑन डिमांड पेबल नहीं हो सकता। फिर तो वापस से करेंसी के जैसा हो जाएगा, फिर से सेम प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा उसमें। ऑन डिमांड पे टू द बेयरर अ सम ऑफ ₹500, ये इनवैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है। लेकिन अगर वो ऐसा लिखे, आफ्टर 3 मंथ्स पे टू द बेयरर अ सम ऑफ ₹500, तो ये चलेगा, ठीक है। हाउएवर अ बिल ऑफ एक्सचेंज मे बी पेबल ऑन डिमांड इन विच द पे इज मेंशन्ड, वहां पे वैलिड हो जाएगा। अच्छा, ऑन डिमांड कर सकते हैं पर नाम मेंशन चाहिए, ठीक है। क्या अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हो, बेरर को दे सकते हो पर वो ऑन डिमांड नहीं होगा, कुछ टाइम के बाद पेबल होगा। तो यहाँ देखो, ऑन डिमांड पे टू मिस्टर ए, अब ये ए का नाम लिख दिया है और ₹500 पेबल है, तो ये वैलिड है, बेरर नहीं है यहाँ पे। या फिर आप क्या कर सकते हो, बेरर को पेबल बना सकते हो बट ऑन डिमांड नहीं होगा, कुछ मंथ्स के बाद होगा, तो वैलिड है। आ गया। द सम मस्ट बी सर्टन, सम भी यानी अमाउंट कितना पेबल है वो भी सर्टन होना चाहिए। द ऑर्डर मस्ट बी टू पे मनी ओनली, यहाँ पे भी गुड्स नहीं हो सकते, इट मस्ट बी स्टैम्प। आ जाइए इसके प्रोसेस को थोड़े एक चार्ट के फॉर्म में देखते हैं। मिस्टर सैम ने क्या किया, ही सोल्ड गुड्स टू रीटा एंड ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। सैम नाम का पर्सन था, इसने गुड्स बेचे रीटा को, ठीक है, सेल किया इसने। अब रीटा ने पैसे देने चाहिए पर वो दे नहीं रही है, तो सैम एक काम करेगा, सैम एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, उस पे लिख देगा कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज में गुड्स की वैल्यू क्या आती है, एग्जाम्पल के लिए 20,000 दी, ठीक है, पैसे दे दे बोलेगा वो, ठीक है। कितने मंथ्स बाद, फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स बाद, ये डॉक्यूमेंट जाएगा रीटा के पास। द बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिलीवर्ड टू रीटा एंड इज एक्सेप्टेड बाय हर अनकंडीशनली। रीटा इसको वापस एक्सेप्ट करके देगी अनकंडीशनली। एक्सेप्ट करना मतलब साइन करके देगी, यानी पहले तो इसके ऊपर मिस्टर सैम की भी साइन है और ऊपर से अब रीटा की भी साइन आ जाएगी, ठीक है। 3 मंथ्स के बाद क्या होगा, ऑन मैच्योरिटी द ड्रॉवर प्रेजेंट्स द इंस्ट्रूमेंट टू द ड्रॉवी फॉर पेमेंट। 3 मंथ्स बाद इट इज द ड्यूटी ऑफ द ड्रॉवर, 3 महीने खत्म होने के बाद सैम ने रीटा के पास जाना चाहिए और प्रेजेंट करना चाहिए बिल, ठीक है। तो अब 3 मंथ्स के बाद ये फिर से जाएगा और बिल प्रेजेंट करेगा, रीटा को बोलेगा 3 मंथ खत्म हो गया पैसे दे, तो रीटा इसको पे कर देगी। द ड्रॉवर रिसीव्स द पेमेंट एंड द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड, पैसे आ गए, खत्म। अगर ये टाइम पे पैसे दे देती है तो इसको हम बोलते हैं ऑनर ऑफ बिल, नहीं पैसे देते हैं तो इसे बोलते हैं हम डिसऑनर ऑफ बिल। ये सब हमने 12th में बहुत डिटेल में पढ़ा है, बट सीए फाउंडेशन में भी हम बहुत अच्छे से इसे समझेंगे। In the above image, firstly, the seller sold the goods to the buyer, then draws the bill. The bill of exchange is delivered to the buyer, who without any condition accepts it. On maturity of the bill, the buyer will
पे द अमाउंट ड्यू टू दी पेई। ठीक है, इस केस में पेई और ड्रॉवर सेम था, तो सेम मिस्टर ए को या इस केस में सैम को ही पेमेंट चला गया है। ठीक है, तो मतलब मुझे ना कुछ बेसिक फर्क समझ में आ रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज में और प्रोमिसरी नोट में। पहले तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में ऑर्डर और प्रॉमिस का डिफरेंस है, उनके मीनिंग में डिफरेंस है। यहाँ क्या है, देयर इज एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग यानी प्रॉमिस, वहां क्या है, देयर इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे जो मेकर है वो पैसे देने के लिए बोल रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज में, और प्रोमिसरी नोट के अंदर जो मेकर है वो पैसे देने का प्रॉमिस कर रहा है खुद। ठीक है, दूसरा डिफरेंस फिर से उसने बोला नेचर, नेचर में बोला यहाँ प्रॉमिस है, यहाँ पे ऑर्डर है। देखो यहाँ पे एक स्मार्ट ट्रिक है, अगर डिफरेंस पूछता है तो तुम एक जगह डेफिनेशन लिखो, हालांकि मीनिंग सेम है उसका ऊपर का और नीचे का, बट तुम ये स्मार्ट वर्क करके एक्स्ट्रा पॉइंट्स बढ़ा के मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पूरा डेफिनेशन दिया है उसने, तुमको पूरा डेफिनेशन लिखना पड़ेगा तो ही वो डिफरेंस काउंट होगा। इन प्रॉमिसरी नोट देयर आर ओनली टू पार्टीज, यहाँ टू पार्टीज है, यहाँ पे थ्री पार्टीज है, ये भी कॉमन डिफरेंस है। कौन कौन है यहाँ पे, मेकर और पेई है सिर्फ इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई, तीन पर्सन है। तीसरा एक्सेप्टेंस का केस, प्रॉमिसरी नोट को कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं, जो मेकर है वही साइन करके दे दिया, हो गया उसका काम। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉवर ने साइन करने के बाद ड्रॉवी ने भी एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी वो वैलिड बनेगा। जब तक वो बिल ड्रॉवी एक्सेप्ट नहीं करता तब तक वो ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट अगर एक्सेप्ट हो जाए तभी वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा। आगे चलते हैं अपन। इट इज, ध्यान दो, प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी पेबल टू बेयरर। प्रॉमिसरी नोट बेयरर को दे ही नहीं सकते, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज बेयरर को दे सकते क्या? यस, बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी पेबल टू बेयरर, ठीक है, बट ऑन डिमांड नहीं हो सकता, वो इट कैन नॉट बी ऑन डिमांड, वो कुछ मंथ्स के बाद पेबल हो सकता है बेयरर को। ठीक है, आई होप आपको प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का डिफरेंस समझ में आया है। इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो इसी तरह आपकी पढ़ाई जारी रखिए। आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट पसंद आए हैं, ऐसे वीडियोस हम और बनाते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।